हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th लेसन के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है सम अदर कंपाउंड्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो सब ले सकते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ। फिर डेली लाइफ में कुछ अपने पास जो कंपाउंड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम अदर कंपाउंड्स used in daily life। जिसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं फ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFC। इसका अदर नेम CFC है। इसको फ्रियोन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका दूसरा नाम फ्रियोन भी है, फ्रियोन्स भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये क्या होता है, नॉर्मली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये अपन एयर कंडीशनर्स में यूज में लेते हैं, बर्फ के अंदर, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर काम में लेते हैं। उनमें गैसेस जो होती है वो रिलीज होती है, फ्यूल जो ठंडा करने में काम में आती है। और ये CFC हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रही है, पोल्यूटेड कर रही है, और ओजोन जो लेयर है उसको धीरे धीरे करके डिफ्रोस्ट कर रही है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, खत्म करती हुई चली जा रही है। इसमें बनाने की जो रिएक्शन है वो एग्जाम में आती है, प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन। एग्जाम में आ जाए तो अपन केसेस को बनाते हैं जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन फ्लोराइड HF से करते हैं। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में करते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में। SbCl5 को अपन कहते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। जब इसकी रिएक्शन अपन कैसे करते हैं, 4HF से करते हैं, है ना। तो रीजन और की जगह पर अपन एक बार HF से भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक हाइड्रोजन एक Cl से रिएक्ट करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और एक F बचेगा CFCl3, और ये HCl बाहर। मान लो एग्जाम में हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, CCl4 की रिएक्शन अगर 2HF से करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 से, तो भी हमारे पास क्या बचेगा, CFCl2 प्लस 2H। क्या देखें, 2 हाइड्रोजन है और 2 अपने पास क्या क्लोरीन है, निकल जाएंगे। 4 में से कितने बचे, 2 बचे। अब यहाँ देखो कितने फ्लोरीन है, 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगाते हैं, CF2Cl2 हो जाएगा, 2HC हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लो अपने पास एक और रिएक्शन ले लेते हैं, अगर मैं 3HF के साथ रिएक्शन कराऊं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की, तो ये बनाएगा CF3Cl और 3HCl का निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अपन फ्यूल बनाने की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। इनका जो नोमेनक्लेचर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम कैसे देते हैं। इसके लिए अपने पास एक टेक्निक है, एक तरकीब है। ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। एक अपने एक Cl निकाल दिया, कितने अपने पास Fi कार्बन एक है, कितने Cl बचे, 4 में से 1 बच गया तो 3 बचे। 4 में से 2 हाइड्रोजन के साथ चले गए तो 2 बचे। 4 में से 3 हाइड्रोजन के साथ चले गए तो 1 बचा। किस तरीके से अपन रिएक्शन करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इसकी नोमेनक्लेचर की। एग्जाम में आता है नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन बहुत इजी है। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है XYZ। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या ध्यान रखेंगे अपन, XYZ। अब x क्या होता है, y क्या होता है और z क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं।
एक्स का मतलब होता है यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन फ्रीऑन। और उसमें से अपन क्या करेंगे, एक घटा देंगे, जितने कार्बन होंगे उसमें से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। वाई का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन फ्रीऑन। जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसमें हम एक और जोड़ देंगे, तो H+1 जेड नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन फ्रीऑन। यहां पर जितने हैं उतने ही होंगे, ना तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। याद रखना है एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्रीऑन, और जितने नंबर होंगे उसमें से अपन एक कार्बन घटा देंगे। वाई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फ्रीऑन, जितने हाइड्रोजन उसमें अपन एक जोड़ देंगे। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन फ्रीऑन, जितने फ्लोरीन अपन उतने ही लिखेंगे, काउंट करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के बता रहा हूं, उनके नाम अपन लिखेंगे कैसे, वो यहां देखिए नीचे, यहां में का फॉर्मूला बहुत इजी है, जरा भी थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, यहां पर एक्स नंबर, वाई नंबर, जेड नंबर और यह जाएगा नेम, ठीक है। फॉर्मूला में लिखता जाऊं, ध्यान रखना, CFCl3, CFCl2, CF3Cl, C2FCl5, C2F2Cl4, C2F3Cl3, इस तरीके से। अब इसके ऊपर नाम दे देते हैं, बढ़ाइए, कितने कार्बन है, एक, तो हमने x की वैल्यू एक में से क्या कितना होता है, 0, हाइड्रोजन नहीं है तो 0+1 1 लिखना है। कितने फ्लोरीन है यहाँ पर 1, जेड का मतलब फ्लोरीन हो गया 1, नेम क्या रहेगा फ्रीऑन 11, क्योंकि अगर 0 है। यहां पर बात करें कार्बन कितना, एक ही है, एक में से गया तो कितना बचेगा 0, और अपने पास फ्लोरीन कितने हैं 2, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0+1, क्योंकि हमने लिखा था H+1, तो 0+1 तो कितना तो 1 ही होता है, कार्बन के कितना कार्बन -1, एक में से गया कितना बचेगा 0, इस तरीके से पूरा ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन की जो संख्या है वो केवल बैलेंस करने के लिए हम इसकी काउंटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। फिर यहाँ पर कार्बन कितना, एक में से क्या 0, हाइड्रोजन नहीं है, 0+1 1, फ्लोरीन कितने 3, ये हो गया। नाम इसका हो जाएगा फ्रीऑन 12, ये हो जाएगा फ्रीऑन 13। अब यहां पर बात करें तो कितने कार्बन है 2, तो 2 में से एक गया, कितना बचेगा 1, हाइड्रोजन नहीं है 1, फ्लोरीन कितना है 1, इसका नाम हो जाएगा फ्रीऑन 111। इसकी बात करें 1, हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन कितने 2, इसका नाम होगा फ्रीऑन 112। लास्ट है अपना, इसमें कार्बन एक में से गया तो 2 में से गया तो 1, हाइड्रोजन एक भी नहीं है 1, फ्लोरीन कितने 3, हो जाएगा फ्रीऑन 113। इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है, करना बहुत आसान है,
जैसे जैसे मैंने बताया है अब नोटबुक में लिखते हैं और उसको करते हैं। अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता रहा चाहिए कि सीएफसी का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला यूज अपन नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, और दूसरा यूज का एयर कंडीशंस के अंदर और रेफ्रिजरेशन के अंदर कूल करने के लिए काम में लिया जाता है। और यह जो गैस है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इसीलिए आजकल सीएफसी का यूज करना बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काम में लिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, कई बार एग्जाम में घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें उसका याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीएनजी के बारे में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएनजी, और एक हम पढ़ते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जैसे लिखते हैं अपन एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी जो गैस है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिखा जाता है कि जमीन के अंदर जहां पेट्रोल मिलता है उसके ऊपरी सतह पर यह गैस स्टोर होती है। यह जब पाइप डाला जाता है, बोरिंग मिक्सर जैसे पानी करता है उसी तरीके से बोरिंग करने के बाद जो ऊपर गैस निकलती है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर करके इसको स्टोर किया जाता है। इसी इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, क्योंकि हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोल जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसका जब प्यूरिफिकेशन अपन करते हैं उससे जो गैस रिलीज होती है वो बनती है, उससे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर है उनके अंदर भरी जाती है। अब एग्जाम में इन दोनों में कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएनजी के बारे में। इधर सीएनजी लिख देता हूं, यहां में एलपीजी लिख देता हूं। यह तो नेचुरल है, बात क्या करते हैं अपन, यह नेचुरल गैस है। और यह जो एलपीजी अपने पास क्या है, पेट्रोलियम के लिक्विड है, लिक्विड गैस है, लिक्विड गैस by purification of पेट्रोल। उदाहरण दूसरा, यह लाइट वेटेड होती है, और ये लाइट वेटेड होगी, हैवी वेटेड है। हैवी वेटेड, ये फास्टली स्प्रेड होती है, फास्टली फैलती है, स्प्रेड होती है। ये स्लोली स्प्रेड होती है, फैलती है। फास्टली स्प्रेड होती है, स्लोली स्प्रेड होती है। सीएनजी का यूज जो हम करते हैं हमें क्यों करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लाइट वेट होती है, जल्दी से फैल जाती है, स्पीड हो जाती है, इसको जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, इसलिए आग नहीं पकड़ते हैं और आग नहीं लगती है। एलपीजी के जो गैस के पार्टिकल होते हैं थोड़ा नजदीक होते हैं, ये हैवी वेटेड रहती है, तो ये नीचे सरफेस के फॉर्म में रहती है, नीचे की तरफ रहती है, ज्यादा सरफेस के ज्यादा ऊपर नहीं उठती है, तो ये स्पीड में होती है, ज्यादा फैलती नहीं है। फैलने के नहीं कारण कि जब भी आग लगती है तो जल्दी से मॉलिक्यूल्स में बर्न हो जाते हैं और इसलिए सिलेंडर में आग लग के वो फट जाता है। तो हमें घरों के अंदर भी सीएनजी गैस यूज करना चाहिए एलपीजी की जगह पर, इसलिए कहते हैं गाड़ियों के अंदर सीएनजी गैस यूज में लेना चाहिए, एलपीजी नहीं लेना चाहिए। दूसरा, गैस के अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। अब गैस लीक हो रही है कि नहीं हो रही है हमें कैसे पता चलता है, हम कहते हैं स्मेल का पता चलता है
फिर गैस में ऐसी कोई स्मेल नहीं होती है। स्पेशली सिलेंडर के अंदर जब गैस लीक हो और उसका पता चले, इसके उसमें अलग से डायथॉल मिलाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, टेरेप्थेलिक डायथॉल मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जो सिलेंडर के अंदर एक स्मेल की फॉर्म में दिया जाता है। सीएनजी का यूज हम फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, सीएनजी का यूज हम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, है ना, पेट्रोल के और डीजल की जगह पर काम में ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों में जो डिफरेंस वो करके बता दिया है। सीएनजी का यूज क्यों करना चाहिए, लाइट वेटेड होती है, जल्दी स्पीड हो जाती है, आग नहीं पकड़ती है। और एलपीजी का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हैवी वेटेड होती है, सरफेस पर ही रहती है, बहुत ही कम स्पीड होती है और जल्दी से आग पकड़ लेती है, इस कारण से ये काम में नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है जिसे कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर की जब हम बात करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको बहुलक कहते हैं। वैसे पॉलीमर में बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के लंबी चेन बनाते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। नॉर्मली जैसे अपने गले में मोती की माला हमने पहन रखी है, और मोती की माला अगर धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं, तो बिखरे हुए सिंगल मोती को अपन क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ऐसे कई सारे मोनोमर जब आपस में जुड़ते जाते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। The long chain by the joint of monomers are called polymer। अपन ये भी कह सकते हैं पॉलीमर एक मॉलिक्यूल के बार बार जुड़ने के कारण लंबी चेन बनती है, पॉलीमर कहा जाता है। और हम तीन तरह के पॉलीमर के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नेचुरल पॉलीमर, पहला। दूसरा पढ़ते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा पढ़ते हैं सेमी नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है अपने पास सिंथेटिक, तीसरा होता है सेमी नेचुरल या सेमी सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर जो सीधे में नेचर से प्राप्त होते हैं, जो नेचुरल होते हैं वो ही नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है, एक अपने पास प्लांट होता है, उस प्लांट के तने के ऊपर रेस्टर के ऊपर हम कट लगा देते हैं, उससे लिक्विड टाइप का सब्सटेंस निकलने लगता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। और इसी लैटेक्स को प्योर करके उसको थोड़ा सा हम कंसंट्रेट H2SO को मिला करके उसको प्योरीफाई फॉर्म में निकालते हैं, जो रबड़ का रूप ले लेता है। इसे हम नेचुरल रबर कहते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल रबर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है और हम किस तरीके से पॉलीमर बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया मेरे पास CH3। ये तो हुआ एक मोनोमर। अगर मैं ऐसे ही कई सारे क्या ले लूं, मोनोमर, एन मतलब कई सारे हो गए, ये जब आपस में जुड़ते हैं, यानी कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, आधा यहां जाएगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, आधा यहां जाएगा, ऐसे आधे आधे बॉन्ड टूट करके एक कंप्लीट बॉन्ड बना लेते हैं। ये मैंने बनाया, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। ये है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जहां डबल बॉन्ड था मोनोमर का, एक बॉन्ड तोड़ के आपको आगे लगा देना है, यहां से बॉन्ड तोड़ के आपको आगे लगा देना है ना, और ब्रैकेट को क्लोज करके हमको यहां
नीचे की तरफ एन जो आगे एन था उसको नीचे की तरफ एन लिखना है, और ये हाफ ऑफ जो अपन ने बॉन्ड लगा के इसको क्रॉस करना है। तो ये अपना जो मोनोमर था वो किस में बदल गया, पॉलीमर में बदल गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आधा बॉन्ड इधर गया, आधा बॉन्ड इधर गया, ये आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर। यहाँ पर कंप्लीटली क्या होगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, मेल हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी का कंप्लीट ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये अपन ने शुरुआत में पढ़ रखा है इसको। इसका नाम है आइसोप्रेन, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रेन, और इसका नाम है पॉलीआइसोप्रेन। पॉलीआइसोप्रेन ये अपना आइसोप्रेन है ना, पॉलीआइसोप्रेन क्यों बना, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस की अपन ने, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की। रिएक्शंस को लिख लें, लिख करके याद करें। इसके बाद का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे, जिसपे अपना सिंथेटिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर आ जाएंगे, और अपना एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक पार्ट और मैं इसका डालूंगा, पहले आप इस पार्ट को दोबारा पढ़ें, दोबारा समझें, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में